अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 के क्वेश्चंस। ये इस्लामिक स्टडीज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है मास्टर्स के लिए भी एंड ऑनर्स के लिए बी ऑनर्स के लिए भी। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके नेट एंड JRF का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये वीडियो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द मुजद्दिद अलिफ सानी। मुजद्दिद अलिफ सानी जो है ये किन्हें कहा जाता है? कौन जो है मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से भी जाने जाते हैं? द राइट आंसर इज़ शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। और शेख अहमद सरहिंदी जो थे इन्होंने मुग़ल रूलर अकबर ने जो स्टार्ट किया था दीन इलाही, दीन इलाही को इन्होंने अपोज किया था बहुत। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी जो होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द फेमस अल कानून फ़ी अल तीब। अल कानून फ़ी अल तीब ये जो बुक है, ये कितनी बार तो ये पूछ लेंगे, आपको बुक का नाम दे देंगे और पूछेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है ये बुक। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका नाम भी दिया हुआ है इंग्लिश में, द कैनन ऑफ मेडिसिन। या फिर सिर्फ आपको कभी इंग्लिश नेम दे देंगे सिर्फ द कैनन ऑफ मेडिसिन, और फिर राइटर का नाम पूछ लेंगे, ऑथर का नाम पूछ लेंगे, या फिर आपको यहाँ पे जो अराबिक नेम है अल कानून फ़ी अल तीब ये दे देंगे, इससे पूछ सकते हैं। तो ये एक तो मेडिसिन की बुक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये लिखी किसने है? ये लिखी है इब्न सीना ने। एंड कभी आपको इंग्लिश नेम भी दे सकते हैं, तो इन्हें एविसेना भी कहा जाता था। एविसेना इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एंड इब्न सीना इनका नेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली एंड विद द एबॉलिशन ऑफ कैलिफेट। ऑफिशियली जो है ऑटोमन एम्पायर, वैसे तो ऑटोमन एम्पायर अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एंड हो गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 चली 1914 टू 1918। 1918 में जब डिफीट हो गई थी ऑटोमन एम्पायर की, जर्मनी की, तो यहाँ पे बेसिकली इनका एंड हो गया था एम्पायर का। बट यहाँ पे पूछा कि ऑफिशियली जो है कब पूरी तरीके से ख़त्म हुई थी? ये हुई थी 1924। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया था, मतलब इन्होंने ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया था कैलिफेट को, और जो भी ऑटोमन सुल्तान थे उन लोगों को टर्की छोड़ के जाना पड़ा था। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1924। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सूफ़ी ऑर्डर और सिलसिला वॉज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो थे ये बेसिकली सूफ़ी सेंट थे। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं इनका कौन सा सूफ़ी ऑर्डर कौन सा था, इन्होंने कौन सा सूफ़ी ऑर्डर इस्टेब्लिश किया इंडिया में? ये कादरिया सूफ़ी ऑर्डर के जो हैं या कादरिया सूफ़ी सिलसिले के ये फाउंडर रहे इंडिया में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस बुक तर्जुमन अल कुरान। ये बुक का नाम है तर्जुमन अल कुरान। ये कमेंट्री है कुरान के ऊपर उर्दू में। इसको लिखा किसने है? तो ये तो बहुत फेमस बुक है, ये आपको पता भी होगी। ये बुक लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, और कितनी बार अब क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस बुक को लिखा कहाँ गया था, क्योंकि JRF में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ये लिखी है बुक, ये कहाँ लिखी है? रांची की जेल में लिखी है। रांची की जेल में लिखी है। जब इनको जेल हो गई थी तो रांची की जेल में इन्होंने लिखा है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 वॉज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूज़ इन। बाल्फोर डिक्लेरेशन जो ये बेसिकली एक तो ये सीक्रेट वो था एग्रीमेंट किसके बीच में था? ज्यूज़ के बीच में एंड UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के बीच में। और ये जो इन लोगों ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया था कि ज्यूज़ के लिए हम एक होमलैंड बनाएंगे। तो यहाँ पे इस बाल्फोर डिक्लेरेशन में 1917 में हुआ था। तो ईयर पूछ लेते हैं कभी कभी, और ये मैंने डिस्कस भी किया है, कई बार पूछा क्या ईयर भी। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, और किसके बीच में था? ज्यूज़ एंड इंग्लैंड या फिर UK के बीच में। ठीक है, यहाँ पे और कहाँ पे इनको होमलैंड देने की बात हो रही थी? पैलेस्टाइन में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैलेस्टाइन। नेक्स्ट है, अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी वॉर कंटिन्यूसली चल रही है 2023 से इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, तो यहाँ पे इसी की वजह से बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से जो पैलेस्टाइन देने की बात की गई थी ज्यूज़ को, तो यहाँ पे जो है 1948 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पैलेस्टीनियंस एंड ज्यूज़ के बीच में। तो यहाँ पे 1948 ये भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इह्या उलूम अल दीन। ये मैंने आपको कल जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी एक क्वेश्चन, तो वहाँ मैंने आपको ये बुक के बारे में बताया था उन राइटर से रिलेटेड। ये राइटर कौन थे? अल गज़ाली। ठीक है, अल गज़ाली ने ये बुक लिखी है। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में इस बुक का नाम बताया था, और यहाँ पे आज क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है।
सो इह्या उलूम अल दीन ये लिखी किसने, ये लिखी है अल-गज़ाली ने, अल-गज़ाली ने लिखी है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बेसिकली, यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको पूछ रहे हैं कि कितने क्वार्टर्स में या कितने रब में या रुब में, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें, कि डिवाइड है। सो ये इह्या उलूम अल दीन जो है वो कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। सो 4 क्वार्टर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा, और इसके जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वार्टर्स का नाम भी पूछ सकते हैं क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए भी मैं बता रही हूँ आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, रुब अल इबादत यानी कि वर्शिप, रुब अल अदल, रुब अल आदत यानी कि डेली लाइफ, एंड रुब अल मुहलिकात वाइसेस, एंड रुब अल मुंजियात यानी कि वर्च्यूज। तो ये 4 क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये नाम देके पूछ सकते हैं कि ये चारों किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, Which caliph is known for the establishment of Kufa as a major administrative and military center? So Kufa किसने establish किया था as a administrative and military center, कौन से कैलिफ ने? तो यहाँ पे कौन से खलीफा थे, तो ये थे हज़रत उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने कूफा एंड बसरा जो है वो गैरिसन टाउन्स की तरह इस्टेब्लिश किया था। सो यहाँ पे कूफा एंड बसरा दोनों शहर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय द प्रॉफिट अपॉन अराइविंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना। तो जब मदीना हिजरत कर रहे थे रसूल अल्लाह, तो उस वक्त उन्होंने कौन सी मस्जिद की तामीर की थी? सो ये तो आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मस्जिद कुबा। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुके थे रसूल अल्लाह, उसके बाद पे जो मेन सिटी है वहाँ यानी कि जो मेन शहर है मदीना, उसके बाद गए थे। यहाँ कुछ दिन रुके थे, उसके बाद फिर मदीना हिजरत कर गए थे। नेक्स्ट है द हसन हुसैन ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन विच हिजरी। तो कौन से हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि कौन से हिजरी कैलेंडर में ये वाक़या हुआ था, करबला का वाक़या। सो कौन सा साल था वो, 61 हिजरी, 61 हिजरी था, और 10 मुहर्रम तो आप लोगों को पता ही है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, 61 हिजरी। नेक्स्ट है, अच्छा और किसने किया था ये भी आप लोगों को पता होगा, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यजीद ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन द अरेबियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाबी मूवमेंट इंडिया में भी हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाबी मूवमेंट, पहले मैं इंडिया की बता रही हूँ आपको, इंडिया में जो वहाबी मूवमेंट हुआ था ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, 1857 वाला यानी कि 19th सेंचुरी का एंड वाला पार्ट चल रहा था तब हुआ था, एंड इसी वहाबी मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स जो है सेडिशन लॉ लेके आए थे इंडिया में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सेडिशन लॉ जो इंडिया में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ था, वहाबी मूवमेंट। इस मूवमेंट को कर्व करने के लिए ही ब्रिटिशर्स सेडिशन लॉ लेकर के आए थे। और यहाँ पे पूछ रहे हैं अरेबियन पेनिनसुला में जो वहाबी मूवमेंट हुआ था 18th सेंचुरी में हुआ था ये, एंड तो इसको किसने लीड किया था, तो किसने लीड किया था इसको, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। सो ऑप्शन बी ए जो हो जाएगा यहाँ पे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने इसको लीड किया था। बेसिकली इसका एम क्या था, इस्लाम को प्योरीफाई करना है और जो बिद्दत है, शिरक है, उससे बचाना है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वहदतुल वजूद वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। सो वहदतुल वजूद की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट यूनिटी ऑफ बीइंग ये किसने फॉर्मुलेट किया है, तो ये किसने फॉर्मुलेट किया है, इब्न अरबी। और इब्न अरबी को शेख अल अकबर भी कहा जाता है। सो इब्न अरबी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इब्न अरबी। नेक्स्ट है विच अब्बासिड कैलिफ इज़ फेमसली एसोसिएटेड विद द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स या फिर 1001 नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स या फिर अलिफ लैला, कुछ लोगों ने देखा भी होगा बचपन में। सो अलिफ लैला जो है ये स्टोरी कौन से, एक तो आपको पता होना चाहिए अब्बासिड कैलिफ के टाइम की बात है, एंड ये जो है कौन से रूलर थे इस वक्त। ठीक है, सो ये अरेबियन नाइट्स जो है किस रूलर से एसोसिएट है, किस कैलिफ से एसोसिएट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हारून अल रशीद। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द तबलीगी जमात वॉज फाउंडेड इन द 1920s बाय। सो तबलीगी जमात जो है 1920s के टाइम पे जो है इस्टेब्लिश हुई थी, एंड इसके फाउंडर बेसिकली पूछ रहे हैं कि इनके फाउंडर कौन है, तो मौलाना इलियास इज़ द राइट आंसर, मौलाना इलियास। नेक्स्ट है हु वॉज द फीमेल सूफी सेंट नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हुब, डिवाइन लव। सो द राइट आंसर इज़ राबिया बसरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ लोज़ैन। एक तो ये चीज़ ट्रीटी ऑफ लोज़ैन पूछ सकते हैं आपसे, ईयर पूछ सकते हैं, इसका ईयर है 1923। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लोज़ैन किस लिए थी, डिफाइन द बॉर्डर्स ऑफ विच मॉडर्न कंट्री। बॉर्डर डिफाइन करने के लिए थी, बॉर्डर डिफाइन करने के लिए थी, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस कंट्री की बॉर्डर डिफाइन करने के लिए थी ट्रीटी ऑफ लोज़ैन। सो ये थी टर्की के लिए। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, टर्की। नेक्स्ट है
विच स्कॉलर इज़ नोन एज द मुअल्लिम सानी। मुअल्लिम सानी किसे कहा जाता है? मुअल्लिम सानी इस्लामिक फ़िलासफ़ी में ये किन स्कॉलर को कहा जाता है? जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा अल फ़राबी। अल फ़राबी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अल फ़राबी। नेक्स्ट है यहाँ पे द बुक किताबुल खराज। किताबुल खराज बुक जो है ये किससे डील करती है? इस्लामिक टैक्सेशन से एंड लैंड लॉस वॉज रिटन बाय। एक तो फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कितनी बार पूछ सकते हैं आपसे कि किताबुल फराज बुक जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कैनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो मेडिसिन से रिलेटेड थी। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं किताबुल फराज, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किताबुल फराज जो है किस चीज़ से डील करती है, तो पता होना चाहिए इस्लामिक टैक्सेशन एंड लैंड लॉज, ठीक है, लैंड के लिए जो लॉज होते हैं, इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके बारे में यहाँ पे। एंड ये लिखी किसने ये बुक? ऑथर पूछ रहे हैं यहाँ पे। सो ऑथर जो है इसके वो कौन हो जाएंगे? इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू यूसुफ। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इमाम अबू यूसुफ। नेक्स्ट है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इमाम अबू यूसुफ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो थे ये कौन थे? बेसिकली ये चीफ जज थे या फिर काजियल हुज़्ज़त जो कहा जाता है, काजियल हुज़्ज़त कहा जाता है। किसके कोर्ट में थे? इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? अल रशीद, हारून अल रशीद। तो ये इंपॉर्टेंट है। या फिर कितनी बार आपसे डायनेस्टी पूछ लेंगे तो हारून अल रशीद के टाइम पे थे। और ये कौन से रूलर हैं? ये अब्बासिड कैलिफेट, अब्बासिड कैलिफेट। सो यहाँ पे इमाम अबू यूसुफ ने लिखी है किताबुल फराज। रिलेट किससे करती है? इस्लामिक टैक्सेशन एंड लैंड लॉस से। एंड किसके टाइम पे थे? अब्बासिड कैलिफ के टाइम पे थे, हारून अल रशीद। नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी डिड इस्लाम एंटर द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया थ्रू ट्रेडर्स। सो इस्लाम जो इंडिया में आया है वो केरला वगैरह में ट्रेड के थ्रू आया। लोग ट्रेड करने के लिए आते थे, अरब से आते थे जब, तो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे हम बात करें तो कब आया? तो 7th सेंचुरी AD। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7th सेंचुरी AD। और चेहरामन जुमा मस्जिद आपको पता होगा, चेहरामन जुमा मॉस्क जो है ये भी उसी टाइम एस्टैब्लिश की गई थी 629 AD में, 629 AD में। अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब रसूल अल्लाह मौजूद थे उसी वक्त की बात है ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कितनी बार आपसे इस मस्जिद की जो है डेट भी पूछ सकते हैं, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है द मजलिस एहरारुल इस्लाम, एहरारुल इस्लाम। सो मजलिस एहरारुल इस्लाम वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडिया में ही फाउंड हुई है। और ये किसको अपोज करने के लिए हुई थी? बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो किसको अपोज करने के लिए हुई थी? ब्रिटिश राज को अपोज करने के लिए हुई थी, मुस्लिम लीग को अपोज करने के लिए हुई थी, एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के भी अगेंस्ट थी ये पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि मजलिस एहरारुल इस्लाम ये इंडियन पार्टी है, इंडिया में फाउंड हुई थी। एंड किस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रही थी ये? कि ब्रिटिश राज खत्म होना चाहिए, मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थी, और इंडिया का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ऐसी डिमांड थी इस पार्टी की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ अलजेब्रा इन इस्लामिक गोल्डन एज। सो फादर ऑफ अलजेब्रा जो है वो किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है अल ख्वारिज़मी को, अल ख्वारिज़मी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अल ख्वारिज़मी। नेक्स्ट है, अच्छा, और इनकी एक बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल जब्र, अल जब्र। सो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है इनकी, अल जब्र। नेक्स्ट है द ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी कौन सी थी? इंडिया में स्लेव डायनेस्टी कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत जो पूरा था वो स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी। और तो यहाँ पे ममलूक डायनेस्टी पूछे इजिप्ट वाली की फेमस फॉर डिफीटिंग विच इन्वेडर्स। तो किस इन्वेडर को ममलूक डायनेस्टी ने, स्लेव डायनेस्टी ने इजिप्ट में हराया था, किन इन्वेडर को डिफीट दी थी? सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्रूसेडर्स को भी, मंगोल्स को भी। क्रूसेडर्स कौन थे? क्रिश्चियंस जो होते थे। तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इन्होंने पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने मंगोल्स को रोका था बैटल ऑफ एन जलूत, बैटल ऑफ एन जलूत। और ये बैटल ऑफ एन जलूत बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं अब JRF में और मास्टर्स में भी हो सकता है बनाएं। तो 1250 AD में हुई थी ये एन जलूत। किसके बीच में हुई थी? ममलूक डायनेस्टी एंड मंगोल्स के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ एन जलूत 1260 में हुई है, सॉरी 1250 नहीं है, ये 1260 है, ठीक है, 1260 में हुई थी। इजिप्ट को सेव करने के लिए डिस्ट्रक्शन से, सो यहाँ पे या मंगोल इन्वेजन से, मंगोल के अटैक से इजिप्ट को सेव करने के लिए हुई थी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सो दारुल उलूम देवबंद की अगर हम बात करें तो ये 1866 में एस्टैब्लिश हुई है। और फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, मौलाना कासिम ननौतवी, मौलाना कासिम ननौतवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
ज़बूर वॉज द होली बुक रिवील्ड टू विच प्रॉफिट। सो ज़बूर जो है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ज़बूर किस नबी के ऊपर उतारी गई थी? सो यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम पे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 किताबें जो हैं 4 मेन रिवील्ड बुक्स हैं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई थी। एंड यहाँ पे हमने बात की ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम, एंड कुरान जो है वो रसूल अल्लाह पे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का। द तंजीमात रिफॉर्म्स। सो तंजीमात रिफॉर्म्स वर अ सीरीज ऑफ मॉडर्नाइजिंग चेंजेस इन एम्पायर, इन विच एम्पायर? सो ये तंजीमात रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है? ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन एम्पायर। ये 19वीं सेंचुरी में रिफॉर्म हुआ था। इसको बेसिकली ये किस लिए था? आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तंजीमात रिफॉर्म्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और सेट आएगा वो मैं कल अपलोड करूँगी और वहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब सेट 3 एंड सेट 4 वो मैं एक साथ ही अपलोड कर दूँगी एक ही वीडियो में। तो आप लोग वहाँ से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए इनफ होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप लोगों का एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।